का जो डंपिंग ग्राउंड है, हमें 75 एकड़ जमीन दी गई थी। आज सिर्फ 7 एकड़ पे काम चल रहा है, बाकी के सब अतिक्रमण हो गए, हमारे अधिकारियों ने कुछ नहीं किया। जो सौराष्ट्र कंपनी को ये दिया गया था, उसके पास वो टेक्निक ही नहीं जो आईटी वालों ने रिफर की थी, फिर भी उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जिसकी वजह से आज हमारा 100 टन कचरा भी, उन्हें 500 टन रोज का कचरा वहां जगह पे ये करना था, उसकी जगह हमारा 100 टन भी नहीं हो रहा है। और इसकी वजह से ये जो आज आप देख रहे हैं वहाँ गंदगी, सिर्फ कचरा डंपिंग होते जा रहा है और उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, इज बिकॉज ऑफ दैट। मुस्लिम हमारे भाइयों को कब्रिस्तान छोटे पड़ रहे हैं, वहाँ जगह नहीं है, तो सर्वधर्मीय ऐसे एक कब्रिस्तान हमने मांग की है, वो जल्दी से जल्दी अब चालू हो जाएगा। कोपरा गांव जो इतने टाइम से निग्लेक्टेड थे, एक बार 37 है यानी रोड पास कैंसिल होके आ गया, यहाँ किसी अधिकारी को पता नहीं, बहुत जल्दी कोपरा गांव का रोड पास हो जाएगा। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूँ शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम विधायिका गीता जैन के घर पे मौजूद हैं और जानते हैं मानसून सत्र में इन्होंने बहुत ही गंभीर मुद्दों को उन पे आवाज़ उठाई है और मीरा भाईंदर वासियों को बहुत ही जल्द उनसे राहत मिलने वाली है। जानते हैं इनसे किस तरह के मुद्दे थे और क्या कहना चाहेंगे। देखिए, पहले तो मैंने 2 लक्ष्यवेदी की थी। एक हमारे यहाँ मिसेस यादव करके एक लेडी थी, उनकी डिलीवरी में मृत्यु हो गई थी अशोका हॉस्पिटल में। 2 मुद्दे उसमें थे। एक तो अशोका हॉस्पिटल का रिनोवेशन चल रहा था, वहाँ ओटी धूल से सना पड़ा था और वहाँ ऑपरेशन हुआ जो नहीं होना चाहिए था, इसलिए वो कसूरवार है। दूसरा, टेम्बा में काम करने वाले डॉक्टर मृणाल पाटिल वहाँ गए थे एज एन एनेस्थेसिस्ट, जो अलाउड नहीं है। टेम्बा के हॉस्पिटल में काम करने वाले और जो वेतन लेते हैं उन डॉक्टरों को यहाँ अलाउड नहीं है और कहीं भी जाना अलाउड नहीं है। उसके बाद हमारे दूध भाते जी जो यहाँ के अधिकारी है, उन्होंने उस बात का न संज्ञान लिया न उसके लिए कोई ऐसे ठोस कदम उठाए। जब मेरा वहाँ क्वेश्चन गया, उसके बाद उसको नोटिस दी गई अशोका हॉस्पिटल को। पुलिस ने कारण बताओ में दूध भाते ने लिखा है, कारण अभी तक मालूम नहीं है। तो ये जो निग्लिजेंस है उस पर कहीं ना कहीं एक आवाज़ उठनी चाहिए। ऐसे हमारे मीरा भाईंदर में बहुत सारे हॉस्पिटल है जिनके पास उनके कागजात नहीं है, जो नॉर्म्स में नहीं बैठते, जिनकी साइज़ या ऑपरेशन थिएटर की साइज़ क्या होनी चाहिए, उसके बाजू के वॉशिंग एरिया की साइज़ क्या होनी चाहिए, ऐसे कोई भी नॉर्म्स पले हुए नहीं है। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्कैम चल रहे हैं, कहीं कहीं मेडिक्लेम के नाम पे लोगों को भर्ती किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे स्कीम जब मेरे कान पे आए तो मुझे लगा कि लोगों को उससे राहत मिलनी चाहिए। ये जो लूट चल पड़ी है प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने नाम पे चला रखी है, वो कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए। उसके लिए ये लक्ष्यवेदी मैंने की थी। हालांकि फ्लोर पे उसकी डिस्कशन के लिए मंत्री महोदय बीमार थे, वो आए नहीं थे, पर उन्होंने लिखित मुझे ये कहा है कि उस पर एक्शन लिया जाएगा। दूसरा हमारा उत्तन का विषय था, उसकी लक्ष्यवेदी भी नहीं पहुंची क्योंकि अब की बार 4 दिन के जो कार्यक्रम थे वो कैंसिल हो गए थे। 4 दिन के हमारी सभा तकूब हो गई थी किसी न किसी कारणवश, तो लक्ष्यवेदी का अवसर ही नहीं आया। लेकिन उत्तन का जो डंपिंग ग्राउंड है, हमें 75 एकड़ जमीन दी गई थी। आज सिर्फ 7 एकड़ पे काम चल रहा है, बाकी के सब अतिक्रमण हो गए, हमारे अधिकारियों ने कुछ नहीं किया। जो सौराष्ट्र कंपनी को ये दिया गया था, उसके पास वो टेक्निक ही नहीं जो आईटी वालों ने रिफर की थी, फिर भी उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जिसकी वजह से आज हमारा 100 टन कचरा भी, उन्हें 500 टन रोज का कचरा वहाँ जगह पे ये करना था, उसकी जगह हमारा 100 टन भी नहीं हो रहा है। और इसकी वजह से ये जो आज आप देख रहे हैं वहाँ गंदगी, सिर्फ कचरा डंपिंग होते जा रहा है और उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, इज बिकॉज ऑफ दैट। तो उन पे भी, और उस पे आपको बोलूं, और उसकी प्रशासकीय मान्यता लिए बिना 2 साल का एक्सटेंशन दिया ढोले जी ने। जो कंपनी पहले से ही काम नहीं कर रही है उसको और 2 साल का एक्सटेंशन दिया। तो ये सब बातों का संज्ञान लेने के लिए मैंने ये लक्ष्यवेदी डाली थी, लेकिन मुझे लक्ष्यवेदी करने का समय नहीं मिला। फिर भी ये मुद्दा मैंने औचित्य के मुद्दे पे उठाया, और ताकि मुख्यमंत्री जी उस पर ध्यान दे सके। और अभी एक विशेष बैठक में इसके बारे में लगाऊंगी और इसका कुछ ना कुछ निकाल लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ के लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। एक जो पॉइंट मुझे मालूम नहीं था, लेकिन वहाँ के कोली जमात ने जब मुझसे कांटेक्ट करके कहा कि हमारा मच्छीमारी का पीरियड 15 अगस्त से 7 जून होना चाहिए, नहीं कि 1 अगस्त से 31 मई तक, तब दरिया में तूफान होता है, हमें उस पीरियड का हम उसको काम नहीं कर पाते।
तो उनका वो पीरियड बदलना था, जो पहले था, पहले वही था, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे बिना इन लोगों को पूछे बदल दिया, जिसकी वजह से उनकी जान को खतरा हो रहा था, मछुआरों की जान को खतरा हो रहा था, क्योंकि उस पीरियड में समुद्र में बहुत सारे तूफान होते हैं। तो वो बदलने की मांग मैंने मुख्यमंत्री से की और उसके बारे में अभी विस्तृत मीटिंग लेके उसका निर्णय किया जाएगा। हमारी सर्वधर्म स्मशान भूमि जो हमने मांग की थी, वो बहुत एक ऐसे स्टेज पे आके खड़ी है कि सिर्फ 2 स्टेप बाकी है, लेकिन सरकारी काम में जल्दी से हो नहीं रहे थे। मैंने वो मुद्दा रखा कि हमारे यहाँ स्पेशली मुस्लिम हमारे भाइयों को कब्रिस्तान छोटे पड़ रहे हैं, वहाँ जगह नहीं है और बहुत दिक्कत आ रही है। तो हम हिंदू तो शव जलाते हैं, तो हमारी जगह की दिक्कत थोड़ी कम होती है, लेकिन बाकी कौम में उसमें वौरा होने दो, उसमें खोजा होने दो, उसमें मुस्लिम भाई होने दो हमारे, तो सर्वधर्मीय ऐसी एक कब्रिस्तान हमने मांग की है, वो जल्दी से जल्दी अब चालू हो जाएगा। कोपरा गांव जो इतने टाइम से निग्लेक्टेड थे, एक बार 37 है यानी रोड पास कैंसिल होके आ गया, यहाँ किसी अधिकारी को पता नहीं, उसके पीछे पड़ के उसका 37A कराने के लिए मैंने वापस वो मुद्दा रखा और बहुत जल्दी कोपरा गांव का रोड पास हो जाएगा। कल उसका फॉलोअप लिया था, तो अधिकारी ने बोला कि अब सिर्फ मुख्यमंत्री की साइन बाकी है। तो एक और चीज़ है, हमारे जो संगणक चालक है, हमारे जो फायर वाले बच्चे हैं, हमारे जो जेई है, इंजीनियर्स है, वो सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। अब जब उनको परमानेंट लेने का विषय आएगा तो किसी की एज बार होगा, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, तो एक ये तीनों जो है हमारे काम करने वाले सभी भाई और बहनों, तो उनके लिए मैंने ये मांग की है कि उनको सबसे पहले प्रेफरेंस जब परमानेंट बनाने का है तो उनको पहले आप परमानेंट बनाइए। जब नौकरी के लिए ओपन हो तो सालों से जो यहाँ काम किए हुए 2 फायदे होंगे, उनको परमानेंट नौकरी मिल जाएगी और हमें हमारे यहाँ ही काम करने वाले अनुभवी लोग मिल जाएंगे। तो ये मुद्दा भी मैंने उठाया था और सीएम सर ने उसको बहुत पॉजिटिवली करने का वचन दिया है कि वो तुरंत इस बात के सभी संज्ञान लेके करेंगे। जब हमारे यहाँ बायोडाइवर्सिटी पार्क जो मैं मेयर थी तब से कर रही हूँ, उसके लिए भी एक छोटी सी प्रोसीजर जमीन हस्तांतरण की रह गई है, उस दिन मैंने वो मुद्दा भी निकाला। एक मुद्दा था वेस्ट से ईस्ट तक गोल्डन नेस्ट से ब्रिज उतार के 60 फीट तक लेके जाने का, नगर भवन तक। सुनने में बहुत अच्छा लगा कि भाई चलो एक के बदले 2 ब्रिज होते हैं, एक अगर कॉलेप्स हो जाए तो हमारे पास एक परमानेंट दूसरा सोल्यूशन रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जहाँ वो ब्रिज को उतरना था वहाँ रोड प्रैक्टिकली हमें 15 फीट ही मिलते हैं, डीपी पे 18 फीट है, लेकिन प्रैक्टिकली 15 ही है, बिल्डिंगें बन गई है। और वहाँ कोई ऐसे छोटे छोटे घर या ये नहीं कि जिसको पीछे किया जाए या जिसको स्थलांतरित कर पाए। तो ये प्रॉब्लम जब सामने आया तो हमने ये निर्णय लिया कि हम मीरा रोड ही दूसरा ब्रिज बनाएंगे। ये ब्रिज हम अभी कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि इतनी सारी बिल्डिंगों को तकलीफ देना वो पॉसिबल नहीं था, वहाँ इतने सारे लोगों को तकलीफ देना वो पॉसिबल नहीं था। इसलिए ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे दूसरे मुद्दे थे, लेकिन ये मेजर मुद्दा था कि इसका काम हमें तुरंत शुरू करना था। मैडम, आप विधान सत्र में हमेशा मुद्दे उठाते हैं, बुलंद आवाज़ भी करते हैं, लेकिन उसके बाद जो अधिकारी हैं वो ढुलमुल रवैये की वजह से सारे काम रुक जाते हैं। 5 वर्ष का कार्यकाल आपका पूर्ण होने जा रहा है, लेकिन कुछ मुद्दे आपके पिछले विधान सत्र में उठाए गए भी अभी तक अधिकारियों की वजह से रुके हुए हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, वो उस बारे में भी हमने सीएम सर से बात की। सर, हमारे मुद्दे उठते हैं, आप बहुत पॉजिटिव होते हैं, हमारा प्रशासन बहुत पॉजिटिव होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की वजह से ये डिले होते हैं। तो उन्होंने वचन दिया है कि अभी ये 15 दिन के 20 दिन के अंदर इन सब मुद्दों पे जरूर ये किया जाएगा। और दूसरा, उनका जो ऑर्डर होता है वो कैसे गलत तरीके से इस्तेमाल होता है वो बात मैंने रखी। न्यूज़ में आपने भी देखा होगा कि कुछ होटल वाले आए और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमारा लीगल ना तोड़ा जाए। ये 2 प्रकार की चीजें हैं, एक है इलीगल और गलत काम करने वाले होटल्स, एक है फैमिली रेस्टोरेंट। पर क्या है, हमारे अधिकारी उसके बहाने सबको डर बता रहे थे और सबसे पैसे उगले जा रहे थे। तो मैं जो फैमिली रेस्टोरेंट हैं उनको वहां लेके गई थी ताकि उनको एक संरक्षण मिल सके। देखिए, वो भी बिजनेस कर रहे हैं, फैमिली रेस्टोरेंट है, वो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन गेहूं के साथ धुन पीसने के लिए यही मिलते हैं। आप देखिए क्या होता है, जो गलत काम कर रहे हैं उनके बाद में टूटते हैं या बहुत हमें प्रेशर लाना पड़ता है तब टूटते हैं,
लेकिन ये जो सीधे साधे लोग हैं उन पे पहले गाज गिरती है। उसमें से कितने लोगों को नोटिस दे दी गई थी। तो कोई भी निर्णय हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छा लेते हैं कि जहाँ इस तरह से गलत काम हो रहे हैं वैसे रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं। बिल्कुल मैं भी उस पक्ष में हूँ कि जहाँ ऐसे ड्रग्स या ऐसा कोई बार या ऑर्केस्ट्रा बार या अलग गलत काम हो रहे हैं वो तुरंत बंद होना चाहिए और उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये निर्दोष फैमिली रेस्टोरेंट को जो डरा के पैसे उगाए जा रहे हैं वो रुकना चाहिए। वो मैं लेके गई थी। पान वाले का भी विषय वैसा ही था। जो पान वाले लीगल है उनको भी नोटिस जा रही थी, जो इलीगल है उनको भी नोटिस जा रही थी। तो कहीं ना कहीं जो लीगल है उनको बचाने का काम मैंने वहां मुख्यमंत्री से बोल के किया कि सर ये सब लीगल चीजों को भी आपके ऑर्डर के बहाने से हैरान किया जा रहा है। अच्छा तोड़ेंगे नहीं, पैसे ले लेंगे, हमको इतना दे दो हम आपका छोड़ देते। किस बात का दे दो भाई जब लीगल है तो ये जो उनके हैरान रहते थे वो कहीं ना कहीं देखिए, चाहे पान वाले हो चाहे होटल वाले हो, ये सब एक समाज का हिस्सा है और जो गलत काम नहीं कर रहे हैं उनको तो पनिशमेंट मिल रही है और जो गलत कर रहे हैं वो बचे जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं रोकना चाहिए, वो मेरा प्रयत्न है। मैडम इनके पीछे जो नेक्सस है उस नेक्सस को क्यों नहीं पकड़ा जाता है, उनको क्यों क्षमादान दे दिया जाता है? नहीं, क्षमादान नहीं दिया जाता। मैंने फिर वही कहा कि ये अधिक कोई भी जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक बात, उनको भले ही उन्होंने बहुत लाइटली कही कि जो भी आपकी वहाँ ड्रिंक लेता है उनके लिए जाने के लिए कंपलसरी उनको ड्राइवर दीजिए ताकि हमारा हिट एंड रन जो हो रहा है अभी काफी आप सुन रहे हैं वो नहीं हो। यानी हर एक का एक सॉल्यूशन दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसे पालना नहीं है। और तब ये, और सबसे ज्यादा मैंने वही कहा कि ऐसे जब निर्णय होते हैं उसमें अधिकारी को बहुत अच्छा लगता है कि अब हम इनको डरा के पैसे उगल। मैडम आपने पिछली बार भी अधिवेशन में लक्ष्य वेदी रखी थी, यहाँ के सहायक आयुक्त थे सचिन बच्चाव, उन पे एसआईटी भी बैठी, लेकिन आज तक उनके ऊपर किसी तरह की कार्रवाइयाँ नहीं हुई। और आज जो प्रताप देख रहे हैं, जितने भी बार बने हैं, अवैध तरीके से परमिशन दी गई है, रिपेयरिंग के नाम पे बड़े बड़े बिल्डिंगें खड़ी करेगी, तो उन पे आज दिन तक कार्रवाई नहीं हुई। तो क्यों नहीं होता है ऐसा? नहीं, आपको लगता है कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, एसआईटी बैठी, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट कि ये 12 मामलों में बचाव दोषी है उनको आगे भेज दी गई है। यूडी में वो रिपोर्ट उनकी चली गई है और अब वहाँ से उनके लिए जो भी पनिशमेंट होगी या उनका डिमोशन होगा या वो वहाँ से तुरंत हो जाएगा। एसआईटी नहीं हुई, एसआईटी ने बिल्कुल ईमानदारी से अपना रिपोर्ट वहाँ पेश किया। मैडम ये उत्तन का जो डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा है बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और वहाँ के लोगों का तो ऐसा उनको लगता है कि हम नरक में जी रहे हैं। और ये मुद्दा काफ़ी वर्षों से प्रलंबित है और हर बार यही होता है कि आश्वासन पे आश्वासन मिलते हैं लेकिन फिर वही डब्बे में चला जाता है प्रस्ताव। तो इस बार क्या होगा? नहीं, देखिए मैंने फिर कहा कि जब सौराष्ट्र कंपनी को ये दिया गया था कि आपको वहां से ये डंपिंग हटा देना, ये कचरे का जो ढीक है वो हटाना है, ये प्रक्रिया करनी है, वो प्रक्रिया ही वो नहीं कर रहे क्योंकि वो लोग के पास वो प्रक्रिया करने के लिए योग्य आईटी का जो भी एक नेटवर्क चाहिए वो नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उस समय के अधिकारियों ने उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया, यानी कितना भ्रष्टाचार हुआ। चलिए अब ये कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत खत्म हो गई थी तो उसको 2 साल का और बढ़ाने का ढोले जी ने कर दिया, कितना और भ्रष्टाचार हुआ। और दुख कौन पा रहे हैं? ये भ्रष्टाचार की वजह से दुख हमारे उत्तनवासी पा रहे हैं। आप जानिए, उन्होंने कोर्ट में ये लिख के दिया है कि हम बहुत जल्दी, क्योंकि उसमें से कुछ एक्टिविस्ट कोर्ट में गए थे, ग्रीन लवाद में एक फैसला आया है तो उन्होंने ये एफिडेविट दिया है कि हम बहुत जल्दी इसे सतवार में लेके जाएंगे ना, उस पर कुछ काम कर रहे हैं ना। कम से कम चलिए वहां तक ले जाना अभी तक आपको संभव नहीं हुआ है, जमीन का एक्विजिशन नहीं हुई, लेकिन अब तो इतनी सारी टेक्निक आई है कि आप उस टेक्निक के जरिए वहां का ये जो ढील है वो कम कर सकते हैं। और रोज के रोज का 500 टन का कचरा आप तभी के तभी उसको प्रोसेस करिए ताकि वहां ना बास हो ना कचरा रिमेन रहे। लेकिन हमारे अधिकारियों को कुछ करना नहीं है क्योंकि हमें पैसे कहाँ से मिल रहे हैं? सौराष्ट्र से मिल रहे हैं। आप उस जो उसका बना है उसके एक एक जब पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार इस सौराष्ट्र को कचरे। भ्रष्टाचार अधिकारियों ने करना है, दुख मेरे वहां के लोग पा रहे हैं। मैडम पर लेकिन जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उन पे कभी गांज गिरती दिखाई नहीं देती, तो क्या इस पर गांज गिरेगी उन पर? देखिए मैंने कहा ना, उसमें से कुछ अधिकारी तो रिटायर हो गए, तब की बात है। मैं तो अब आई हूँ ये 5 साल में, मैं कोशिश तो कर रही हूँ। इस बार भी तो ऐसा ही हुआ है, आप कह रहे हैं कि ढोले जी ने इस तरह के
नियमों के विरुद्ध में दिया है। देखिए, मैं वही कहती हूँ कि उनके प्रशासक के हाथ में साइन करने का पावर होता है, वो इस तरह से कर लेते हैं। मैं वही बार बार आपको कह रही हूँ कि भ्रष्टाचार हमारे अधिकारी कर रहे हैं, उसका भुगतान हमारी प्रजा यहाँ दे रही है। आप देख सकते हैं वो डोंगर दिन दिन बड़ा होता जा रहा है। लेकिन अब की बार बहुत अच्छे कुछ निर्णय ले गए। मैं, गडकरी जी, इवन गिलबर्ट सेठ उस दिन आए थे और हमने एक मीटिंग करी थी। तो नारियल का जो कचरा है उसका एक अलग, इस करके हमने 500 में से कम 100 टन, होटल वालों के लिए अलग, बफिंग वालों का अलग, इस तरह से उसको जो डाइवर्सिफाई किया है, उसकी वजह से कम 100 टन कचरा अब वहां जाना कम हुआ है। देखिए, विधायिका गीता जैन जी ने बड़े साफ शब्दों में कहा है कि इस बार जो मुद्दे उठाए गए उन पर कार्रवाइयाँ जरूर होगी और अमल में भी लाए जाएंगे, लेकिन आने वाला वक्त बताएंगा कि कितना अमल होता है। लेकिन जिस तरीके से हर विधान सत्र में आवाज़ बुलंद करती हैं और मीरा भाईंदर वासियों के लिए हमेशा उनके दुख सुख में खड़ी रहने के लिए तत्पर रहती हैं, तो लगता है इस बार जरूर जनता को उन प्रतिसाद मिलेगा, उनके जो दुख है जरूर दूर होंगे। कैमरामैन प्रभात मिनी के साथ शशि शर्मा।